हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू में। फ्रेंड्स, हमारी सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जिसमें हमारी चौथी पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति। उसका मैं पहला पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। उस पार्ट का ये पहला वीडियो होगा। कोशिश ये होगी कि 2 वीडियो में ये पार्ट कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाया, वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण ये पार्ट 3 पार्ट में भी कंप्लीट हो सकता है। तो इस पार्ट का जो पहला पार्ट है, पहला भाग है, ये उसकी पहली वीडियो है। लोकतांत्रिक राजनीति का पुस्तक का नाम है और पहले पार्ट का नाम है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। हमारे विश्व में लोकतंत्र किस प्रकार आया, लोकतंत्र का विकास किस प्रकार हुआ, किस तरीके से इसका अभ्युदय हुआ और किस तरीके से उसने अपनी पहचान विश्व के पटल पर बनाई। इस अध्याय में हम उसी चीज को समझेंगे। इस अध्याय में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बनने बिगड़ने की अलग अलग कहानियां दी गई हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था बार बार देशों में आई, फिर उसको हटाने की कोशिश की गई, फिर उसने दोबारा से अपना प्रभुत्व स्थापित किया और किस प्रकार आज विश्व के बहुत सारे देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उससे पहले बच्चों के लिए यह जानना आवश्यक होगा कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र की अपनी कई विशेषताएं हैं। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र में हम अपने प्रतिनिधियों को, अपने राजाओं को, अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधियों को हम स्वयं चुनते हैं। हर प्रकार की स्वतंत्रता, लेकिन कानूनों के अंतर्गत रहकर हमें स्वतंत्रता मिलती है। हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता होती है। हमारे ऊपर किसी प्रकार का निरंकुश शासन नहीं होता। कोई सरकार हमें पसंद नहीं है तो हम उसको आने वाले चुनाव में हटा सकते हैं। ये उदाहरण अलग बताएंगे कि लोकतांत्रिक शासन के होने और न होने के क्या अर्थ होते हैं। जो इस चैप्टर के अंदर उदाहरण दिए गए हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर 2 देशों का उदाहरण समझाऊंगी। उससे ये पता चलेगा कि अगर लोकतांत्रिक शासन होता है तो क्या होता है और नहीं होता है तो क्या होता है। हम लोकतंत्र के विस्तार की इस प्रवृत्ति को नक्शों के माध्यम से दिखाने के बाद संक्षिप्त इतिहास दे रहे हैं। इस अध्याय में एक ही देश के लोकतंत्र के कामकाज पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन अध्याय के आखिर में हमने यह देखने का प्रयास किया है कि विभिन्न देशों के आपसी संबंध लोकतांत्रिक हैं या नहीं। हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के क्रियाकलापों का परीक्षण किया है। इससे हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या हम वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तो अध्याय के आखिरी तक का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है चैप्टर का शुरू में। तो अब हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में क्या है। एक व्यक्ति सल्वाडोर आयंदे, जो दक्षिण अमेरिका के चिले देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने 11 सितंबर 1973 को एक भाषण दिया था। उसकी कुछ लाइनें मैं आपको बताती हूँ कि उसकी लाइनों में क्या था। उनका कहना था अपने भाषण में, उनकी जो प्रमुख लाइनें इस पुस्तक के अंदर छपी हुई हैं वो हैं: मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी चिले के लोग और कुछ मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगी। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सबेर वे स्थितियां बनेंगी ही, जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महाअपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूंगा। ये लाइनें चिले देश के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयंदे की आखिरी भाषण की लाइनें हैं। उसके बाद उनको मृत्युदंड दे दिया गया था। ये उन्होंने अपने भाषण दिया था 11 सितंबर 1973 की सुबह, और उसी दिन फौज ने उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया। कहने का मतलब उनकी सरकार को नकार दिया, सरकार गिरा दी गई। आयंदे चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया था।
1971 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अयंदे ने गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम शुरू कराए थे। इसमें शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। उनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश के तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। उन्होंने मतलब क्या है कि देश में जो भ्रष्टाचार चल रहा था, जैसे कि तांबा जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, किसी देश में निकलता होगा उस चिले में, तो वहां पर से जो बाहर जा रहा था उसके खिलाफ थे चिले के राष्ट्रपति। उनकी नीतियों को मुल्क में चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो ये लोग जो मिस्टर अयांदे कहते थे या करना चाहते थे वो वहाँ के जमींदार वर्ग को, पैसे वाले लोगों को पसंद नहीं था, अमीर लोगों को पसंद नहीं था। अन्य राजनीतिक पार्टियां इन नीतियों के खिलाफ थी। जैसे हमारे देश में है कि इस टाइम बीजेपी की सरकार है, तो अगर वो सरकार कितना भी अच्छा कर ले, जो विपक्ष में पार्टियां हैं वो उसमें कुछ ना कुछ कमी ढूंढ ही लेती हैं। तो इसी प्रकार लोकतांत्रिक जो चिले के राष्ट्रपति थे, जो वो भी कहते थे, जो भी कुछ करना चाहते थे या करते थे, उनके खिलाफ विपक्ष भी हमेशा रहता था, और जो बड़े व्यापारी वगैरह थे वो भी उनके खिलाफ थे। 1973 का सैनिक तख्ता पलट। 1973 में जब चिले के राष्ट्रपति को मृत्युदंड दिया गया था, उस टाइम वहां की सरकार जो है, चिले के राष्ट्रपति की सरकार थी उस टाइम अयांदे की, वो गिरा दी गई। 11 सितंबर 1973 को एंदे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। बंदरगाह क्या होता है? जहां पर जहाज आकर रुकते हैं, सामान आकर उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है। जब रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुंचे तो सेना के लोगों ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। जो देश के रक्षा मंत्री थे, जब कोई देश में हमला होता है तो रक्षा मंत्री की भूमिका प्रमुख होती है। किसी भी देश में किसी भी प्रकार के आक्रमण से, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य आक्रमण हो। आंतरिक आक्रमण का मतलब होता है जब देश में स्वयं देश की ही जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए और किसी भी प्रकार से कानून तोड़ने लगे या सरकार के खिलाफ नारेबाजी या सरकार के खिलाफ ही आक्रमण कर दे, तो वो आंतरिक आक्रमण की स्थिति होती है। बाह्य आक्रमण की स्थिति वो होती है जब देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, वो बाह्य आक्रमण की स्थिति होती है। तो जब लोगों ने देश के ही रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया, चिले देश के रक्षा मंत्री को, सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणाएं की और राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। उन्होंने रेडियो के माध्यम से आवाज दी, घोषणाएं की कि तुम अपना पद छोड़कर चले जाओ, देश छोड़कर चले जाओ। लेकिन राष्ट्रपति ने वहां से मना कर दिया कि ना तो मैं राष्ट्र छोड़ूंगा और ना ही मैं अपना राष्ट्रपति का पद छोड़ूंगा। और फौज कुछ करती इसके पहले ही उन्होंने रेडियो पर अपना वह संदेश दिया जो अभी लाइनें मैंने आपको सुनाई थी। उन्होंने अपना जो भाषण दिया था उसमें जो बोला था वो रेडियो पर उन्होंने वो संदेश दे दिया। तो फौज ने राष्ट्रपति के निवास को घेर लिया और उस पर बम बरसाने लगी। इसी फौजी हमले में राष्ट्रपति अयंदे की मौत हो गई, उन्हें मार दिया गया। अपने आखिरी भाषण में वे इसी कुर्बानी की बात कर रहे थे कि मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन जो मैं लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूँ, जो मैं लोगों को समान अधिकार, स्वतंत्रता दिलाना चाहता हूँ, वो एक न एक दिन जरूर स्थापित होगी। 11 सितंबर 1973 में चिले में जो कुछ हुआ वह सैनिक तख्ता पलट कहा जाता है। इसी स्थिति को, जो भी ये घटना घटी, इसी को कहा जाता है सैनिक तख्ता पलट। इस बगावत की अगुवाई जनरल ऑगस्टो पिनोशे कर रहे थे। मीन्स जो ये आक्रमण हुआ, ये जो घटना घटी, लोग इकट्ठा हुए, बंदरगाह को घेरा, तो इसका जो एक्चुअल में जो नेता था, इसको जो अंजाम देने वाला एक व्यक्ति था, किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें एक नेतृत्व की जरूरत होती है, एक नेता की, जिसके अंडर में सब लोग काम कर रहे होते। तो उसका जो नेता था वो था ऑगस्टो पिनोशे। अमेरिका की सरकार अयंदे के शासन से खुश नहीं थी। उसने तख्ता पलट करने वालों की गतिविधियों में मदद की
उनके लिए पैसे उपलब्ध कराए। तख्ता पलट के बाद पिनोशे मुल्क के राष्ट्रपति बन बैठे और उन्होंने अगले 17 वर्षों तक राज किया। अब देखिए, जो पिनोशे उस दल का नेतृत्व कर रहे थे, अब वही देश के राष्ट्रपति बने और 17 साल तक उन्होंने राज किया। उसके बाद क्या हुआ? पिनोशे की सरकार ने अयोध्या के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया, उनकी हत्या कराई। उनमें चिले की वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो बैशले और अनेक वे फौजी अधिकारी शामिल थे जिन्होंने तख्ता पलट में शामिल होने से इनकार किया था। जिन लोगों ने उन लोगों का साथ नहीं दिया था जो अयोध्या की सरकार को गिराना चाहते थे, तख्ता पलट करना चाहते थे, उन लोगों को बाद में फिर बुरी तरीके से मारा गया। जनरल बैशले की पत्नी और बेटी को भी जेल में डालकर काफी प्रताड़ित किया गया। बैशले कौन था? वायुसेना का, चिले की वायुसेना का प्रमुख हेड था एल्बर्टो बैशले। और उनकी वाइफ को और उनके बच्चों को भी डाल दिया गया जेल में। सेना ने 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत को मौत के घाट उतार दिया। काफी सारे लोग लापता हो गए, कोई नहीं जानता था कि उनका क्या हुआ। अब क्या होता है कि वहां पर लोकतंत्र कैसे स्थापित होता है? अब तो तानाशाह बन बैठा। कौन? पिनोशे। पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। उन्हें भरोसा था कि उनके शासन को जारी रखने के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। लेकिन हुआ क्या? चिले के लोगों ने अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भुलाया नहीं था। उन्होंने भारी बहुमत से पिनोशे की सत्ता को ठुकरा दिया। पिनोशे ने वोटिंग कराई। पिनोशे को ये उम्मीद थी कि लोग मेरे पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जनता को चिले की लोकतांत्रिक सरकार चाहिए थी, उन्हें एक निरंकुश शासक नहीं चाहिए था। तो उन्होंने उसके खिलाफ मतदान किया कि हमें आप प्रजा नहीं चाहिए। इससे पिनोशे की राजनीतिक सत्ता और सैनिक सत्ता भी चली गई। अपने आखिरी भाषण में अयंदे ने जो उम्मीद जाहिर की थी वही साबित हुई। अयंदे की ये उम्मीद थी कि एक दिन यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होगी, लोग तानाशाही को ठुकराएंगे और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को स्थापित करेंगे, चुने हुए प्रतिनिधियों को लेकर आएंगे। तो जिस दिन पिनोशे की सरकार को ठुकरा दिया लोगों ने, उस दिन अयंदे की ये बात साबित हो गई। चिले की जनता ने कायरता और देशद्रोह करने वाले अपराधियों को उनके किए की सजा दे दी। इसके बाद से अभी तक चिले में 4 चुनाव हो चुके हैं और विभिन्न दल एक दूसरे से मुकाबला करते हुए जीत हार रहे हैं। धीरे धीरे शासन में सेना की भूमिका खत्म होती गई। बाद में आई सरकारों ने पिनोशे के राज में हुई गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए हैं। इन जांचों से पता चलता है कि पिनोशे सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं थी, उसने भारी भ्रष्टाचार भी किया था। अब जो पिनोशे की सरकार में बैशले जो थे, उनकी पत्नी और बेटी को जिनको जेल में डालकर परेशान किया गया था, मिशेल बैशले उनकी बेटी थी। और वो भी बाद में 2006 में, जनवरी 2006 में वहाँ की चिले की राष्ट्रपति बनी। आज आपके लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में यही क्वेश्चन है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको डालना है कि इस टाइम प्रेजेंट में चिले का करंट प्रेसिडेंट कौन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। समाजवादी रुझान वाली मिशेल पेशे से डॉक्टर हैं और रक्षा मंत्री के पद पर आने वाली पहली महिला हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने जिस व्यक्ति को हराया वह चिले के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में गिना जाता था। चिले की राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक भाषण दिया, क्योंकि मैं नफरत की शिकार बनी थी इसलिए मैंने अपना यह जीवन नफरत को खत्म करने, सहनशीलता और समझदारी के साथ प्रेम को बढ़ाने के प्रति समर्पित कर दिया है। इस प्रकार पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना हुई। आइए एक और घटना पर जोर करते हैं कि ये तो था चिले का उदाहरण। अब हम दूसरे देश पोलैंड की बारे में बात करते हैं। पोलैंड में एक ऐसी घटना घटी जो 1980 में घटी थी। तत्कालीन पोलैंड पर
जारूजेल्स्की के नेतृत्व में पालिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। यह उन साम्यवादी दलों में से एक था जो पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करते थे। इन देशों में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लोग साम्यवादी शासन या दल के पदाधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। नेताओं या पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था। सोवियत संघ रूस, और वही इस पर नियंत्रण भी करता था। 14 अगस्त 1980 को गडांस्क शहर स्थित लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल की। यह जहाज कारखाना सरकारी था। दरअसल पोलैंड के सारे कारखाने और बड़ी संपत्तियां सरकारी थी। मजदूरों ने एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ हड़ताल शुरू की थी। उनकी मांग थी कि इस महिला को काम पर वापस लिया जाए। कानून के अनुसार हड़ताल की इजाजत नहीं थी, क्योंकि देश में शासक दल के अलावा कोई भी मजदूर संघ नहीं बनाया जा सकता था। हड़ताल जारी रही और फिर पहले काम से निकाला गया और इलेक्ट्रीशियन बंदरगाह की दीवार लांघकर अंदर पहुंचा और हड़ताली कर्मचारियों के साथ हो लिया। इस आदमी का नाम था लेक वॉल्शा। उसने बहुत जल्दी हड़ताली कर्मचारियों का जो है वो नेता बन गया। हड़ताल का समर्थन बढ़ता गया और जल्दी पूरे शहर में फैल गई। अब मजदूरों ने ज्यादा बड़ी मांगें करनी शुरू की। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। तो इनकी कौन कौन सी मांगे थी? जो मजदूर संगठन था कि मजदूर संगठन बनाया जाए, मजदूर संघ बनाया जाए, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप होती है जब प्रेस पर जो है प्रतिबंध लगा होता है कि आप ये घटना छाप सकते हैं, कि घटना आप नहीं छाप सकते, तो सेंसरशिप होती है। पहले एक सेंसर बोर्ड होता है, वो मैंने शायद आपको पहले हिस्ट्री के चैप्टर में भी बताया था। तो पहले सेंसरशिप मौजूद थी, मौजूद आज भी है। किसी भी फिल्म को प्रसारित होने से पहले उसे सेंसर बोर्ड में दिखाया जाता है, देन उसके बाद उसमें कटिंग होती है। जो उसके आपत्तिजनक दृश्य होते हैं, आपत्तिजनक शब्द होते हैं, उनको चेंज किया जाता है, उसके बाद वो रिलीज होती है। इसी प्रकार से सेंसरशिप लगी हुई थी कि आप प्रेस पर कि आप ये खबर नहीं छाप सकते, तो इसकी भी हटाने की मांग की गई। यह आंदोलन इतना लोकप्रिय हो गया कि सरकार को हार माननी पड़ी। लेक वॉलेशा के नेतृत्व में मजदूर ने सरकार के साथ 21 सूत्री करार किया और हड़ताल खत्म हुई। गडांस्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन सॉलिडरनोस्क, जिसे अंग्रेजी में सॉलिडेटरी कहते हैं, बना। किसी भी साम्यवादी देश में पहली बार स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन हुआ। किसी भी साम्यवादी देश में पहली बार कोई संगठन बना था जिसका नाम था सॉलिडेटरी। 1 वर्ष के अंदर ही सॉलिडेटरी का विस्तार पूरे देश में हो गया और इसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई। और 1 करोड़ के बाद जब इसकी सदस्य संख्या पहुंच गई तो सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की व्यापकता के किस्से सामने आने से सत्ता में बैठे लोगों की परेशानियां बढ़ती गई। जनरल जारूवोल्स्की के नेतृत्व वाली सरकार एकदम बौखला गई और उसने दिसंबर 1981 में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। सॉलिडेटरी के हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया और संगठन बनाने, विरोध करने और अभिव्यक्ति की आजादी फिर से छीन ली गई। 1988 में सॉलिडेटरी ने फिर से हड़तालें करवाई और लेक वॉल्शा ने इसकी अगुवाई की। इस समय पोलैंड की सरकार पहले से कमजोर थी, सोवियत संघ की मदद का भी उसे भरोसा न था और अर्थव्यवस्था में भी तेजी से गिरावट आई थी। लेक वॉल्शा के साथ समझौता वार्ता का एक और दौर चला और अप्रैल 1989 में जो समझौता हुआ उसमें स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग मान ली गई और सॉलिडेटरी ने सीनेट के सभी 100 सीटों पर चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े किए और उसने 99 सीटों पर सफलता मिली। जो सॉलिडेटरी थी वहां पर उसने चुनाव लड़ा। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए जिसमें 1 से ज्यादा दल हिस्सा ले सकते थे। लेक वॉलेशा को पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। इस प्रकार 2 देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद का जो बचा हुआ चैप्टर है मैं आपको दूसरे वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।